हेलो एवरीवन, दिस इज कैलाश शर्मा एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर ओ एम जी एक्सपेरिमेंट। आपका अपने चैनल डॉक्टर ओ एम जी एक्सपेरिमेंट पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और हम लोग कर रहे थे एंजाइम। किसको कर रहे थे? एंजाइम को कर रहे थे। एंजाइम में काफ़ी कुछ अपन लोगों ने कर चुके थे, उसकी स्ट्रक्चरल बात कर चुके थे, कहाँ मिला था, कैसे मिला था, और उसको क्लासिफिकेशन भी कर लिया था, और क्लासिफिकेशन के बेस पे उसके और नोमेनक्लेचर भी कर चुके हैं। आज अपने को उसका आगे करना है, ठीक है। अलग अलग एंजाइम के अपने फंक्शन पढ़ेंगे और कुछ चीज़ें और भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से बता दूं, जो भी इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि इन क्लासेस का जो अपना टारगेट है ओनली +2 है। और एग्रीकल्चर की क्लासेस, केमिस्ट्री की क्लासेस सभी को अवेलेबल हो, ताकि सभी को कुछ ना कुछ पढ़ने को मिले। क्योंकि बोर्ड के क्लासेस के अकॉर्डिंग यूट्यूब पे ऐसा कोई भी आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिलने वाला जो आपको इस तरह बोर्ड के क्लासेस के अकॉर्डिंग या रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस करवा रहे हो। तो सभी को ये क्लासेस ज़रूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि अपने लाइव स्टार्ट करें। ये क्लासेस जो है लाइव करने में मज़ा आता है, ये जो चैप्टर है लाइव करने में ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ एक वर्ड समझने वाली चीज़ है पहले, ठीक है। कल अपन जो कर चुके थे उसके आगे स्टार्ट करते हैं। एक शब्द आता है यहाँ, क्या हिंदी में आता है, इसे बोलते हैं क्रियाधार, और दूसरा आता है इंग्लिश में बोलते हैं इसको सबस्ट्रेट। अब ये सबस्ट्रेट या क्रियाधार क्या सिस्टम है? देखो, कोई एंजाइम जो होता है वो जिस पर काम करता है, यानी any enzyme that will work on something specific compound that is known as a substrate, उसे ही सबस्ट्रेट बोलते हैं। जैसे कि मान लो कोई एंजाइम है, वो कार्बोहाइड्रेट पे जाके अपना काम कर रहा है, यानी कार्बोहाइड्रेट के संबंध में उसका कुछ काम है, कुछ भी हो, चाहे जैसे मतलब उसको तोड़ना या उसमें से कुछ अलग करना या फिर उसका मतलब डाइजेशन करना, कुछ भी काम हो, तो उसका सबस्ट्रेट क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया। इसी तरह किसी का प्रोटीन होगा, इसी तरह किसी का फैट होगा, किसी का कुछ भी हो सकता है, किसी का डीएनए आरएनए होगा, किसी का पॉलीसेकेराइड मिलेगा, तो कुछ भी हो वो उसके सबस्ट्रेट होंगे। क्या होंगे? सबस्ट्रेट होंगे। बस इतनी बात यहाँ अपने को ध्यान देनी। और क्या चीज़ है? और ये ध्यान देना कि कुछ एक जैसे कि मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड है, जैसे माल्टोज है। माल्टोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब जो माल्टोज जो है, माल्टोज पे जो एंजाइम जाके वर्क करेगा ना, ओज किसके पीछे लगता है? ओज उनके पीछे लगता है जो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। ओज किनके पीछे लगता है? कार्बोहाइड्रेट के पीछे लगते हैं, ठीक है। अब इन पर जो एंजाइम वर्क कर रहा है उसे बोल देंगे माल्टेज। क्या बोल देंगे? माल्टेज। यानी इनके पीछे एज जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? एज। समझा रही बात? ये हो गया एंजाइम, और ये हो गया अपना सबस्ट्रेट। ये क्या होगा? अपना सबस्ट्रेट हो गया। समझा की बात? यानी कि आपका जो सबस्ट्रेट हो, उस सबस्ट्रेट के ऊपर आपको क्या करना है? उस सबस्ट्रेट के पीछे एज जोड़ देना है। यानी कि ये माल्टोज था, तो ये क्या हो जाएगा? माल्टेज। क्या हो जाएगा? माल्टेज हो जाएगा, ठीक है। बहुत से एग्जाम्पल इस तरह को अपने को देखने मिलेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह अपने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब माल्टोज जो है उसको अपने पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? इसको अपन लोग पढ़ चुके हैं अपनी जो स्टार्ट में कार्बोहाइड्रेट किया था ना, वहाँ अपने इस माल्टोज को पढ़ चुके हैं। तो अगर किसी को इश्यू हो तो वहाँ पढ़ सकते हो। माल्टोज एक तरह का क्या है? डाइसेकेराइड है। क्या है? डाइसेकेराइड है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या सिस्टम है कि चलो एक और बता देता हूँ कि जो माल्टेज बनता है वो बनता है किससे? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। ग्लूकोज की अगर यूनिट जुड़ती है तो वो माल्टोज बनाता है। क्या बनाता है? माल्टोज। इस माल्टोज पे जो वर्क करता है वो एंजाइम, उसे माल्टेज बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये माल्टेज वाला सिस्टम क्लियर हो गया। यानी कि यहाँ अपना जो मैटर था कि कौन सा एंजाइम है, कौन सा सबस्ट्रेट है, उसके बेस पे एंजाइम का कैसे नाम देंगे, वो भी क्लियर हो गया। अब यहाँ इनका अलग अलग वर्क है, एंजाइम का अलग अलग वर्क है। कौन से एंजाइम का कौन सा वर्क है वो अपने पढ़ेंगे। कौन से एंजाइम का कौन सा वर्क है वो अपने पढ़ेंगे। उनका सबस्ट्रेट कौन सा है, वो प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, और प्रोडक्ट बनाने के बाद उनका जो सेक्रेशन है वो होता कहाँ से है, यानी स्त्रावित कहाँ से करते हैं उनको, ओरिजिन क्या है उनका, अपने बॉडी के अंदर कहाँ से बनते हैं। सबसे पहले देखो, टाइलिन। क्या है? टाइलिन एंजाइम,
ठीक है। टाइलिन एंजाइम अपनी बॉडी के अंदर सीक्रेट कहाँ से होता है? ये सीक्रेट होता है सलाइवा से। कहाँ से? सलाइवा से, लार से, यानी आपके जो मुंह के अंदर लार है वो वहाँ से, ठीक है, उसके अंदर टाइलिन एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? टाइलिन एंजाइम है। किस पर काम करता है? ये काम करता है तो बता देता हूँ आपको, पॉलीसेकेराइड पर। किस पर? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मतलब कि आपने अगर कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक ढंग से पढ़ा है, जो अपना फर्स्ट टॉपिक था उस क्लास में देख लेना पॉलीसेकेराइड क्या होता है, ठीक है। तो वो पॉलीसेकेराइड एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। लिख देता हूँ, इंग्लिश में स्पेलिंग लिख देता हूँ, पॉलीसेकेराइड पे काम करता है, ठीक है। और बनाता क्या है पॉलीसेकेराइड पे काम करके? ये बना देता है इसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। समझ गए क्या? अपना फर्स्ट जो एंजाइम है वो है टाइलिन। फर्स्ट एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। अपने बॉडी में कहाँ से सीक्रेट होता है? सलाइवा में सीक्रेट होता है। करता क्या है? ये पॉलीसेकेराइड को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। पॉलीसेकेराइड को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड है माल्टेज। माल्टेज आ गया तो माल्टोज पे काम करने वाला कौन कौन होगा? माल्टोज पे काम करने वाला कौन सा होगा? माल्टेज। होता कहाँ से है ये होता है जो अपनी आंतर होती है, यानी छोटी जो आंत होती है, इंटेस्टिनल जूस। कहाँ से सीक्रेट होता है? ये इंटेस्टिनल जूस से सीक्रेट होता है, यानी अपनी जो छोटी आंत होती है उसके अंदर। इसे आंतरिक रस भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? आंतरिक रस बोलते हैं। काम किस पर करेगा? माल्टोज है, एज लगा है, ओज को टाके एज लगा है, इसका मतलब माल्टोज पे काम करने वाला माल्टेज, ठीक है। जिस पर ये क्या चल रहे हैं? अपने सबस्ट्रेट हैं ये ओरिजिन है, यानी कहाँ से ये बन रहे हैं? टाइलिन है, ये प्रोडक्ट हो गया। ये सोल्टाइलिन यानी कि एंजाइम का नेम हो गया, ये अपना प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। ये किस पे काम करेगा? ये माल्टोज पे काम करेगा। किस पे? यानी माल्टोज का कुछ ना कुछ कन्वर्ट करेगा। और माल्टोज को किस में कन्वर्ट करेगा? माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था माल्टोज बनती किससे है? ग्लूकोज से कन्वर्ट कर देगा। ग्लूकोज से बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इक्वल टू माल्टोज, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड है अपने पास एमाइलोपेप्सिन। हिंदी में एमिलो लिख देते हैं, एमिलोपेप्सिन, ठीक है। ये कहाँ से निकलता है? ये निकलता है पैनक्रियाटिक जूस से, पैनक्रियाटिक जूस में से। अब पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है? यानी कि इसे बोलते हैं अग्नाशयी रस। अब देखो अपने बॉडी के अंदर अलग अलग कुछ ग्लैंड हैं, वो ग्लैंड्स क्या करती है? अलग अलग प्रकार के जूस का सेक्रेशन करती है, और वो जूस अपनी बॉडी के अंदर अलग अलग तरह की बायोकेमिकल रिएक्शंस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो पैनक्रियाज या फिर जो आपको बोलते हैं अग्नाशय, जो किससे जुड़ा होता है? जो छोटी आंत से जुड़ा होता है। अग्नाशय से बहुत से प्रकार के एंजाइम आते हैं, किसमें? छोटी आंत में आते हैं। किस में आते हैं? छोटी आंत में आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। कहाँ से? पैनक्रियाज से, ठीक है। इंसुलिन में मैंने आपको बताया था कि जो पैनक्रियाज की बीटा सेल्स है वहाँ से इंसुलिन भी रिलीज होता है, जो अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो लीवर है, उस लीवर से भी जूस आते हैं, जो कि कहाँ आते हैं? उसी स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी अलग तरह के कुछ जो जूस है वो सेक्रेट करता है। तो अलग अलग टाइप के जूस हैं, उन्हीं में से एक जो एमाइलोपेप्सिन है, ये कहाँ से आता है? ये पैनक्रियाज से आता है, ठीक है। अब पैनक्रियाटिक जो जूस आते हैं, वो पैनक्रियाटिक जूस रियल में तभी वर्क करेंगे जब उस फूड की नेचर जो हो वो किस टाइप की हो? एल्किल हो, यानी कि बेसिक नेचर हो। और जो लीवर से गोल ब्लैडर से जो लीवर जो है वो जिस जूस का सिक्रेशन करता है, वो सिक्रेशन जो है वो गोल ब्लैडर में जाके सेव हो जाता है, और गोल ब्लैडर से फिर वो कहाँ आता है? बॉडी में। उसे बोलते हैं बाइल जूस। क्या बोलते हैं? BILE, बाइल जूस, पित्तरस, ठीक है। बता देता हूँ, लीवर जिसे यकृत बोलते हैं, यकृत, ठीक है, ये जिस जूस को सेक्रेट करता है वो कहाँ जाता है? गोल ब्लैडर में। कहाँ जाता है? गोल ब्लैडर में जाता है। इसे बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं? पित्ताशय बोलते हैं। और यहाँ जब जरूरत होती है तो उस बाइल जूस को यानी पित्तरस को, इसको
पित्त रस को किसमें भेज दिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। तो लीवर वास्तव में सिक्रेशन करता है किसका, बाइल जूस का या पित्त रस का, लेकिन ये स्टोर कहाँ रहता है, गोल ब्लैडर में रहता है। ये इस इंटेस्टाइन में आके जूस को क्या कर देता है, इसकी नेचर बेसिक कर देता है। और फिर जो पेनक्रियाटिक जूस है उसके अंदर जो एंजाइम है वो फूड पे अच्छी तरह से वर्क करेंगे और अपना काम कंप्लीट कर देंगे। तो सर क्या पहले से इसकी नेचर बेसिक नहीं होती क्या? नहीं, स्टमक के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो वर्क तभी करेंगे जब स्टमक के अंदर फूड की नेचर क्या हो, एसिडिक हो। और ये काम करता है अपने स्टमक के अंदर रिलीज होने वाला HCl, वो साथ में तो बैक्टीरिया को किल करता है, साथ में फूड की नेचर को भी क्या कर देता है, एसिडिक कर देता है, जिसकी वजह से क्या आते हैं वो एंजाइम अच्छे से वर्क करते हैं। ये हो गई इनकी नेचर वगैरह की बात, कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ठीक है। अब ये काम किस पे करता है? एमाइलोपेप्सिन भी पॉलीसेकेराइड पे काम करता है, यानी एक तरह के कार्बोहाइड्रेट पर। किस पर है? कार्बोहाइड्रेट पर। और सर ये कार्बोहाइड्रेट को बदल किस में देता है? ये पॉलीसेकेराइड को माल्टोज में। किसमें? माल्टोज में। आगे बात में ये 4 अपने क्या हो गए, एंजाइम हो गए। फर्स्ट टाइलिन, सॉरी 3 ही हुए हैं, फर्स्ट टाइलिन, सेकंड माल्टेज, थर्ड है माल्टेज है, सॉरी ओज नहीं है, ओज तो आ गए। यहाँ सबस्ट्रेट है अपना एमिलोपेप्सिन। टाइलिन कहाँ से रिलीज होता है? स्लाइवा में आता है, स्लाइवा में रिलीज होता है, ठीक है, स्लाइवा में होता है। और अपने स्लाइवा जो स्लाइवल ग्लैंड्स हैं जो अलग अलग टाइप की, ये अपने यहाँ मुंह के अंदर होती है 3, एक तो जीभ के नीचे, एक इस नीचे जबाड़े के नीचे और एक थोड़ा ऊपर, ठीक है, पेट्रोड बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये पॉलीसेकेराइड पे वर्क करता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। माल्टेज जो होता है इंटेस्टिनल जूस के अंदर रिलीज होता है यहाँ से, और माल्टोज पे वर्क करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। एमाइलोपेप्सिन जो है वो अग्नाशय रस में आता है या पैनक्रियाटिक जूस में आता है, पॉलीसेकेराइड में वर्क करता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो अपना एंजाइम है वो है पेप्सिन। इसके बारे में तो आपने 10th क्लास में भी सुना होगा। पेप्सिन एंजाइम जो है वो कहाँ होता है, क्या वर्क करता है, इसी को अपने पढ़ने वाले हैं। एक मार्कर कहाँ गया? अरे यार ये भी समस्या ही है। चलो एक मार्कर से काम चलाएंगे, इतनी सी जगह में मार्कर घूम जाता है, ऐसे जगह चेंज कर दी। चलो कोई बात नहीं, पता नहीं कहाँ गया। पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम खाना जो है, फूड जो है वो इंजेक्शन के बाद यानी मुंह में जाने के बाद वो जाता है कहाँ, अपने इसोफेगस से स्टमक में जाता है। कहाँ जाता है? इसोफेगस से स्टमक में जाता है। जब इसोफेगस से स्टमक में जाता है ना, तो स्टमक से जो जूस निकलते हैं या स्टमक में जो जूस आते हैं वो सारे के सारे उन जूस को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एब्डोमिनल जूस। कौन से जूस बोलते हैं? एब्डोमिनल जूस, यानी कि इसका पेट के अंदर एब्डोमिनल जूस, ठीक है। एब्डोमिनल जूस मतलब कि हिंदी में बोलते हैं जठर रस। कौन से रस है? जठर रस, पेट में आने वाले रस, ठीक है। ये किस पर वर्क करता है? पेप्सिन एंजाइम काम करता है प्रोटीन पर। किस पर काम करता है? प्रोटीन पर, यानी कि प्रोटीन को ब्रेक करने का काम करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? पॉलीपेप्टाइड में। किस में? पॉलीपेप्टाइड में। देखो अपन लोगों ने कहा था कि अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? पेप्टाइड बनाते हैं। पेप्टाइड मिलके पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, फिर बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो वास्तव में प्रोटीन होते हैं पॉलीपेप्टाइड ही है, लेकिन उन पॉलीपेप्टाइड को भी अलग अलग में तोड़ देना, वो भी पॉलीपेप्टाइड है। फिर पॉलीपेप्टाइड किससे बनते होते हैं? पेप्टाइड से। फिर पेप्टाइड किस में टूटते हैं? अमीनो एसिड में टूटते हैं, ठीक है, या एमाइनो एसिड जिनको बोलते हैं। नेक्स्ट जो एंजाइम है वो है ट्रिप्सिन, या इंग्लिश में हो गया TRYPSIN और हिंदी में हो गया ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन, ठीक है। ये एंजाइम जो है ये कहाँ मिलता है? ये आपको पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, यानी कि कौन सा रस? अग्नाशय रस। कौन सा रस है? अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस पहले बता दिया मैंने आपको। अग्नाशयी रस एक और पढ़ा, कौन सा पढ़ा अपन लोगों ने? एमाइलोपेप्सिन पढ़ा था, ठीक है। ट्रिप्सिन जो है ये किस पे काम करता है? ये दोनों पे काम करता है, प्रोटीन पे भी और पॉलीसेकेराइड पे भी। किस पे? प्रोटीन पे भी और पॉलीसेकेराइड पे भी काम करता है। अब इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है प्रोटीन को और पॉलीसेकेराइड को, ठीक है। और इनको कन्वर्ट किस में कर देता है? ये इनको कन्वर्ट कर देता है किस में? पेप्टाइड में। किस में कन्वर्ट कर देता है? पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। समझ आ रही है कि बात? समझ आ रही है? किसी को इश्यू? चलिए देखिए कि
जो प्रोटीन है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ट्रिप्सिन है पेप्टाइड में। पॉलीसेकेराइड पे वर्क जरूर करता है लेकिन पॉलीसेकेराइड को पे वर्क जरूर करता है लेकिन पॉलीसेकेराइड को स्पेसिफिक प्रोडक्ट में चेंज नहीं करता। ट्रिप्सिन मेनली प्रोटीन के लिए ये एंजाइम है, मेन प्रोटीन किसके लिए है, एंजाइम के लिए, और प्रोटीन को किस में काम बदलता है, ये पेप्टाइड में, ठीक है। जबकि पेप्सिन किस में बदल रहा था, पॉलीपेप्टाइड में। तो प्रोटीन का पूरा चेन कौन कर रहा है, या पूरा इसको ब्रेक कौन कर रहा है, ट्रिप्सिन कर रहा है। कौन कर रहा है, ट्रिप्सिन कर रहा है। आगे पास में इससे पहला जो एमाइलोपेप्सिन पढ़ा था वो किस पे काम कर रहा था, पॉलीसेकेराइड पे कर रहा था, वो भी पैनक्रियाटिक जूस था, ठीक है। नेक्स्ट है लाइपेज, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और 6 नंबर। 6 नंबर एंजाइम है लाइपेज। कौन सा एंजाइम है, लाइपेज। लाइपेज एंजाइम जो है वो किस पे काम करता है, ये चलो पहले बता देता हूँ कहाँ, एब्डोमिनल जूस यानी कि जठर रस। कौन सा रस है, जठर रस में आता है, यानी पेट के अंदर, जहाँ एक HCl आता है, एक ये लाइपेज आ गया, एक क्या आ गया, HCl। एक तो वहाँ पेप्सिन आ गया, एक लाइपेज आ गया, एक HCl भी आता है। HCl का मैंने आपको क्या काम है बता दिया, HCl का। और एक हाँ जो अंदर उसके म्यूकस होता है, रियल में यहाँ HCl जो होता है इतना ज़बरदस्त है, वो कंसनट्रेटेड होता है कि आपके पेट को जला सकता है। लेकिन अपने पेट के इंटरनल लेयर, इंटरनल जो वॉल्स हैं वहाँ एक लेयर होती है किसकी, म्यूकस की, और वो अपने को विच प्रोटेक्ट आवर वॉल्स ऑफ स्टमक, अपनी जो पेट की जो दीवारें हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। कौन है, म्यूकस यानी कि श्लेष्मा जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये किस पे काम करता है, फैट पे। फैट पे यानी कि वसा पे। फैट को लिपिड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिपिड भी बोलते हैं। अब इनको किस में कन्वर्ट कर देता है, ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, तो ध्यान रखना फैट किससे बनती है, गिल्सरोल और वसीय अमल। किससे, गिल्सरोल और वसीय अमल से, यानी कि गिल्सरोल GLYCEROL और फैटी एसिड, वसीय अमल को क्या बोलते हैं, फैटी एसिड। तो इनमें कन्वर्ट कर देता है। तो ये हो गया सबस्ट्रेट, ये प्रोडक्ट हो गया अपना सबस्ट्रेट, यानी कि क्रियाधार जिस पे काम कर रहा है। ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, मेन अपने एंजाइम कौन से हैं, ठीक है। ये हो गए 6, एक हो रहा है अपना, ये मेन जो एंजाइम है इन्हीं को बता रहा हूँ मैं आपको, इनको ढंग से लर्न कर लेना, इसलिए से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। MCQ जो है उनके तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लास्ट जो एंजाइम है वो है अपना 7वां, डीऑक्सी राइबोज, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस, ठीक है। क्या हो गया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस। एज लगा है ना पीछे, वो इसी के लिए लगा है, किसके लिए, एंजाइम के लिए, ठीक है। दूसरा है इसी में, दूसरा है इसी के साथ ही राइबो न्यूक्लियस, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस, और ये हो गया नीचे वाला राइबो न्यूक्लियस। ये 2 एंजाइम हो गए, ठीक है। दोनों एक जैसे सही है, एक जैसा सही काम है इन दोनों का। कहाँ से निकलते हैं ये मिलेंगे आपको वहीं जो अपनी इंटेस्टाइनल पैनक्रियाटिक जूस है। ये इंटेस्टाइनल पैनक्रियाटिक जूस का मतलब कि आंतर जो होती है, आंतर यानी कि जो छोटी आंत है वो, और जो पैनक्रियाटिक यानी कि अग्नाशय रस है, उसमें मिलेगा आपको क्या, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस और राइबोन्यूक्लियस एसिड, ठीक है। काम किस पे करते हैं ये, DNA RNA पे। इनके लिए सबसेट क्या है, DNA RNA। अब DNA RNA आपको मालूम है अच्छी तरह क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है ये दोनों ही। एक बार तो आप DNA RNA ये नाम देख लो, आगे जो न्यूक्लिक एसिड बढ़ेंगे उसके अंदर ये आएंगे पूरा का पूरा, ठीक है। इनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये ओलिगो एंड मोनो न्यूक्लियोटाइड में। किस में, अब सर इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में यही बोलते हैं क्या, ओलिगो एवं मोनो न्यूक्लियोटाइड। अब ओलिगो और मोनो तो आपको मालूम है, ओलिगो यानी 2 से लेकर 10 तक की जो कोई अगर यूनिट ऐड हो तो उसे बोलते हैं ओलिगो, एक जैसी यूनिट ऐड हो तो, और अगर सिंगल यूनिट हो तो उसे क्या बोलेंगे, मोनो बोलते हैं, ठीक है। ये अपना या तक कहाँ से है, इंटेस्टाइनल पैनक्रियाटिक जूस है, यानी कि आंत्र के अंदर जो पैनक्रियाटिक जूस है वो, ठीक है। और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस और राइबोन्यूक्लियस एज लगाया, कुछ एंजाइम के लिए लगाया, किस पर काम करता है, सबस्ट्रेट है क्रियाधार DNA RNA एंड प्रोडक्ट इज ओलिगो एंड मोनो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। DNA RNA पढ़ेंगे अपने,
ये ऑलमोस्ट एक वो अपने यहाँ किसी अजय शर्मा का कोई लड़का है, अजय शर्मा पता नहीं, उनका कमेंट था कि सर ये पीएससीबी बोर्ड से मैच करता है क्या। जी हाँ, बता देता हूँ कि ये सारा का सारा जो सिलेबस है पीएससीबी बोर्ड से मैच कर रहा है। आरएनए, डीएनए ये अच्छी तरह मैच कर रहे हैं, एंजाइम ये अच्छी तरह मैच कर रहे हैं, हार्मोन ये भी अच्छी तरह मैच करते हैं, और इनके लिए आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे आप पीएससीबी बोर्ड के लिए हैं, इनको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब अपने देखते हैं एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है या एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो लिखता हूँ मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम की विशेषता, एंजाइम की खास बातें। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखो कुछ खास बातें। पहली बात तो ये कलरलेस सब्सटेंस है। क्या है? कलरलेस सब्सटेंस है। कलरलेस सब्सटेंस का मतलब है रंगहीन। क्या है? रंगहीन। समझ आ गई बात? कलरलेस सब्सटेंस है। ठीक है, दूसरा ये जो है वह सोल्यूबल होता है, यानी कि घुलनशील है। यह घुलनशील है यानी कि सोल्यूबल है। और किस में सोल्यूबल है? ध्यान देने वाली बात है, ये सोल्यूबल है जल में एवं लवण में। किस में? जल में एवं लवण में, यानी कि वाटर एंड सॉल्ट, वाटर एंड सॉल्ट। थर्ड और इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है? ये है कि यहाँ इसकी कुछ खास बात है कि ये अगर आपके पास आपका टेम्परेचर क्या हो, यानी कि आपका टेम्परेचर जो नॉर्मल रहता है बॉडी का वो रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसे बोल दिया बॉडी टेम्परेचर। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये होता है रूम टेम्परेचर। ठीक है, और नॉर्मल पीएच होती है 6 to 8। ठीक है, ये इन दोनों कंडीशन में बेहतर काम करते हैं। सबसे ज़्यादा एंजाइम एक्टिव कब होते हैं? जब ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 6 to 8 क्या हो? पीएच हो। ठीक है, और फोर्थ क्या है? ये किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देंगे। किसी के रिएक्शन के रेट को दे कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, बट हाउ मच? कितनी ज़्यादा बढ़ा देंगे? ये काफ़ी ध्यान देने वाली बात है। 10 to the power 20 टाइम। क्यों दोस्तों, है ना ज़बरदस्त बात कि एंजाइम कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन 10 to the power 20 टाइम, यानी 10 की घात 20 गुना तक स्पीड बढ़ा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बात है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बात है, ये इतनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और क्या होती है? और भी बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे कि अब जैसे मान लो कि कोई माल्टोज है, माल्टोज को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ग्लूकोज में। और माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए आपको मालूम है कौन सा एंजाइम चाहिए? माल्टेज चाहिए। कौन सा चाहिए? माल्टेज। अब माल्टेज एंजाइम जो चाहिए, तो क्या सर माल्टेज की जगह मैं लाइपेज काम में नहीं ले सकता क्या? माल्टेज की जगह मैं लाइपेज काम में ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस मेरे कहने का मतलब है एक स्पेसिफिक एंजाइम है, एक ही रिएक्शन को कैटालाइज कर सकता है। आई बात समझ में क्या? यानी कि क्या होते हैं इनमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि एक रिएक्शन को ही कैटालाइज कर सकते हैं। आई मीन टू से दैट ओनली ए टाइप ऑफ एंजाइम कैन कैटालाइज ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्शन, दूसरे में ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, और क्या है? और यह है कि अब जैसे मान लो कि एक, चलो आपको कैटलिस्ट का एग्जांपल देता हूँ। ये तो अपने बायो कैटलिस्ट चल रहे हैं, एक कैटलिस्ट का एग्जांपल है क्या कि N2 और H2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। ये कौन सा मेथड है? हेबर मेथड है। अमोनिया के फॉर्मेशन का हेबर प्रोसेस या हेबर मेथड है। ठीक है, इस रिएक्शन को अगर फास्ट करना हो तो आप इसमें क्या मिला दो? आयरन मिला दो। आयरन यहाँ एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है, आयरन यहाँ एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है। अब आपने स्पीड बढ़ा दी, आयरन से स्पीड इंक्रीज होगी, रेट ऑफ रिएक्शन हैज बीन इंक्रीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन बिकॉज इट बिहेव्स लाइक कैटलिस्ट एंड पॉजिटिव कैटलिस्ट। ओके, नाउ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस स्पीड, एक्चुअली वी वांट मोर स्पीड देन इट्स रियल स्पीड। इसकी रियल जो अभी आयरन की कंडीशन में, आयरन की प्रेजेंस में स्पीड अपने उससे भी ज़्यादा स्पीड चाहिए, अपने उससे भी ज़्यादा स्पीड चाहिए, तो आप इसमें क्या मिला दो? मोलिब्डेनम। क्या मिला दो? मोलिब्डेनम। अब मतलब क्या हुआ? मोलिब्डेनम डालने से इस रिएक्शन की रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगी।
आयरन डाल दिया, आयरन के डालने से आप लोग सेटिस्फाई नहीं थे, अब आपको और भी स्पीड इंक्रीज करनी थी, वो मोलिब्डेनम से हो जाएगी। ठीक है, मोलिब्डेनम बोलते हैं, MO मोलिब्डेनम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट ये रहा, मोलिब्डेनम रियल में एक्टिवेट करता है आयरन को, और आयरन किसको एक्टिवेट करता है? रिएक्शन को। तो सीधा सा क्वेश्चन, क्या सर मैं आयरन को हटा दूं, सीधा मोलिब्डेनम को डाल दूं, क्या रिएक्शन रेट फास्ट हो जाएगी क्या? नो, इम्पॉसिबल। आई मीन टू से दैट मोलिब्डेनम वर्क्स ऑन ओनली आयरन, एंड आयरन कैन वर्क्स ऑन this reaction. Understand? It means molybdenum directly cannot increase the rate of reaction. ये कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है उसको इन्हेंस करने वाले, बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या यहाँ भी कंपाउंड होते हैं क्या? कुछ ऐसे कंपाउंड जो इनकी रिएक्शन को बढ़ा सके, एक्टिविटी को बढ़ा सके? हाँ, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इनकी एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। क्या घटाने वाले भी होते हैं क्या? हाँ, घटाने वाले भी हो सकते हैं। जैसे कि इस आयरन के साथ आप कार्बन मोनोऑक्साइड मिला दो, CO, तो ये इस आयरन की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा, और ये रेट ऑफ रिएक्शन को भी थोड़ा डिक्रीज कर देगा। आयरन से जितनी फास्ट हुई थी ना, उससे थोड़ा कम हो जाएगा। देखो, मान लो रियल स्पीड थी 10, आपने आयरन मिला, स्पीड होगी 20, बट यू नीड 15, देन यू हैव टू pour some amount of carbon monoxide in iron. It means carbon monoxide starts to increase the activity of iron, and then iron will decrease some speed. It means it will again come on 15, 20 से 15 बजाएगा। 10 से ज़्यादा था, लेकिन वो आयरन की वजह से क्या होगी, अब 20 होगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से 15 होगी। तो सीधा कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, आपको डालना पड़ेगा साथ में क्या? आयरन। यानी कि ये डायरेक्ट, ये ओनली इन कैटलिस्ट की रिएक्शन को ही, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं। वैसे यहाँ भी इस तरह कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ भी इस तरह कंपाउंड है जो इनको डिक्रीज कर सकते हैं या एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और देखो, और बात करते हैं। स्पेसिफिक की बात कर ली मैंने, इनकी एक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। ठीक है, और देखो, इनकी स्मॉल क्वांटिटी इज इनफ। छोटा सा डाल दो, थोड़ा सा डाल दो, काफ़ी है। थोड़ी मात्रा, समझे क्या? थोड़ी सी मात्रा काफ़ी है, ज़्यादा नहीं डालना होता। ठीक है, और क्या? और देखो, इनका मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि अणुभार बहुत ज़्यादा होता है। अणुभार क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अणुभार बहुत ज़्यादा होता है, ये तो हो ही गया। प्रोटीन होते हैं तो प्रोटीन का भी अणुभार बहुत ज़्यादा होता है, अपन लोगों ने देख लिया, वो तो यहीं से मिक्स हो रहा है, मैच हो रहा है कि रियल में क्या है। ये प्रोटीन तो है, बहुत सारे एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन का अणुभार 10,000 म्यू से ज़्यादा होता है, AMU एटॉमिक मास यूनिट से ज़्यादा होता है, तो इनका भी ज़्यादा हो गया। कोलोइडल नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के? कोलोइडल नेचर के, यानी कोलोइड। अब कोलोइड क्या लोचा है? कोलोइड का बता देता हूँ बड़े बड़े तौर पे कि देखो, आपने सोल्यूट को मिक्स किया किसके साथ है? सॉल्वेंट के साथ। क्या बना? सॉल्यूशन बना। क्या बना? सॉल्यूशन। यानी सॉल्वेंट क्या है आपका? वाटर, और सोल्यूट क्या है आपकी? शुगर। शुगर को आपने इसके अंदर मिलाया तो आपका लेमिनेट, यानी कि जो शिकंजी बनी, वो क्या बन गया? आपका सॉल्यूशन। तो यहाँ जिसमें घोला जा रहा है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट, विलायक। जिसको घोल रहे हैं वो है सोल्यूट, विलेय, और जो बन रहा है वो विलियन, शिकंजी आपकी विलियन हो गई। ठीक है, अब और क्या देखने वाली चीज़ है यहाँ देखने वाली चीज़ ये है कि ये जो सोल्यूट के पार्टिकल्स कई बार इतने बड़े होते हैं कि वो आपको इस सॉल्यूशन में दिखाई देते रहते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, एक गिलास लिया और एक गिलास के अंदर क्या मिला दिया? मिट्टी मिला दी। क्या मिला दी? मिट्टी मिला दी। अब जब आपने इस गिलास में मिट्टी मिला दी तो मिट्टी मिलाने से क्या हुआ कि मिट्टी के पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, बहुत बड़े होते हैं। इस पर इतना गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है कि नीचे बैठ जाते हैं। नीचे बैठने को बोलते हैं सस्पेंड। क्या बोलते हैं? सस्पेंड होना। क्या हो चुके हैं ये? सस्पेंड हो चुके हैं। सस्पेंड को हिंदी में बोलते हैं ना कि वो फलाना आदमी 50 रुपये की घूस ले रहा था, सस्पेंड कर दिया उसको। अब 50 रुपये की घूस, हाँ लेते हैं, पटवारी इतनी लेते हैं, पटवारी 50 रुपये की, 100 रुपये की इतनी घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं, तो वो सस्पेंड हो जाते हैं एक टाइम के लिए। ठीक है, तो सस्पेंड होना, निलंबित होना, तो इसको हिंदी में बोलते हैं निलंबित होना। और जिनके अंदर इतने बड़े पार्टिकल्स है उस सॉल्यूशन को बोलते हैं सस्पेंशन। ठीक है, या फिर निलंबन। उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? निलंबन बोलते हैं, और इंग्लिश के अंदर बोलते हैं क्या? सस्पेंशन हो जाना, मतलब कि उनका निलंबन हो जाना। ठीक है, तो वो सस्पेंड हो गए, नीचे आ गए। ठीक है, अब कुछ ऐसे साइज होते हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल्स इतने ही साइज के होते हैं कि आपको दिखाई नहीं देते। जैसे नमक मिला दिया, चीनी मिला दी, वो पार्टिकल आपको दिखाई नहीं दे रहे, नहीं दिखा रहे ना, कोई चांस भी नहीं दिखाई दे रहे, तो वो सॉल्यूशन नहीं है।
वो सॉरी सॉल्यूशन है, ठीक है। एक हो गया सस्पेंशन, एक हो गया सॉल्यूशन। एक हो गया कि साइज इतना होना कि आपको सीधा दिखाई ना दे, नॉर्मल आंखों से दिखाई ना दे, लेकिन कुछ खास कंडीशन में दिखाई देना स्टार्ट हो जाए, वो होता है कोलोइड। इस तरह की अगर किसी की नेचर हो, यानी कि जिसमें सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने बड़े हो, नॉर्मली दिखाई ना दे हो, लेकिन किस विशेष माध्यम से या विशेष तरीकों से आपको दिखाई देना स्टार्ट दे जाए, तो वो कोलोइड होते हैं। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल देखो, क्या करते हैं, कई बार अपने छोटा सा दरवाज़ा खोलते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको यहाँ एक आपको इमेज दिखा देता हूँ, या आपको इमेज दिखाई दे रही है ना। अब इमेज के अंदर देखो, जो सनलाइट आ रही है, अब जो सनलाइट आ रही है वो सनलाइट में जो वहाँ सनलाइट जहाँ जहाँ धूप है या धूल के कण है, सॉरी, जहाँ धूल के कण है, डस्ट पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल जहाँ जब धूप आ रही है तो डस्ट पार्टिकल क्या कर रहा है, उस धूप के कण को, धूप को ना, उस धूप को बढ़ा देता है, उस प्रकाश को बढ़ा देता है, उस प्रकाश को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। आ रही बात समझ में, कि जब प्रकाश की किरणें डस्ट पार्टिकल पर गिर रही है तो डस्ट पार्टिकल उस प्रकाश को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, और एक्सपेंड करने की वजह से क्या हो रहा है, आपको सनलाइट दिखाई दे रही है। वहाँ ऐसे लग रहा है ना कि यहाँ सनलाइट आ रही है, पाथ आ रहा है सनलाइट का, ये दिखाई दे रहा है ना। तो वास्तव में ये जो डस्ट पार्टिकल है ये कोलोइडल नेचर के है, इनका साइज जो है वो कोलोइड के टाइप का है, यानी न तो सॉल्यूशन जितना, विलियन जितना छोटा है, विलियन के विलेज जितना छोटा है, ना ही निलंबन के विलेज जितना बड़ा है, बीच का पार्टिकल है। तो इस तरह इनका रास्ता दिखाई दे रहा है। अब आपको डस्ट पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, सन का जो पाथ है, सनलाइट का जो पाथ है वो भी आपको विजिबल हो चुका है। तो ये अब आपको डस्ट पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं ना, तो इस तरह डस्ट पार्टिकल दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह के साइज के होते हैं क्या, ये इस तरह की जो नेचर रखते हैं, कौन रखते हैं, एंजाइम रखते हैं, ठीक है। तो इनका साइज कितना होता है, इनका साइज होता है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, ठीक है। किन का साइज होता है, ये कोलोइडल पार्टिकल्स का साइज होता है। 1 नैनोमीटर से छोटा हो तो वो क्या होता है, व्हील सॉल्यूशन होता है, और 100 नैनोमीटर से अगर ऊपर चला जाए, ज़्यादा हो जाता है, तो वो सस्पेंशन हो जाते हैं, ठीक है। ये होते हैं कोलोइडल। तो इतनी अपन लोगों ने प्रॉपर्टी की, किन की कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। इसके बाद अपने देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई है एंजाइम के कंप्लीट। आसान है, कोई अलग से नहीं है, ठीक है। अब ये कोलोइडल नेचर सर इतना सारा बखान करना जरूरी होता है क्या, नहीं, अपने को इतना बखान नहीं करना। तो क्या करना है सर, अपने को बस इतना ही देखना है कि बस कोलोइडल नेचर के होते हैं, बस इतना ही, ठीक है। अब देखो मैकेनिज्म क्या है इनका, आज की क्लास में कंप्लीट करते हैं इनको, एंजाइम को। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। इस बात के लिए आपको पहले से एक चीज़ देखनी होगी, क्या देखनी होगी, कि देखो कोई रिएक्टेंट है, कोई रिएक्शन के अंदर जो भाग लेते हैं उन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है, अभिकारक। और ये किस में बदलते हैं, ये बदलते हैं उत्पाद में। किस में बदलते हैं, उत्पाद में, यानी कि प्रोडक्ट में। अब देखो, रिएक्टेंट से उत्पाद में बदलने के लिए एक विशेष ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक विशेष ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिनके पास ये ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो ही किस में बदल सकते हैं, उत्पाद में बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं, उत्पाद में बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ हो गई ऊर्जा या एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ से जैसे मतलब ये यहाँ क्या है, अपने रिएक्टेंट है, ठीक है, यहाँ क्या है, अपना प्रोडक्ट है। तो पहले रिएक्टेंट को इस एनर्जी तक जाना पड़ेगा, एनर्जी की इस वैल्यू तक है जाना पड़ेगा। इस एनर्जी यहाँ के वैल्यू तक जाने के बाद ही वो किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रोडक्ट में। आई बात समझ में, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी जानी ही पड़ेगी, जाने के लिए जाना ही पड़ेगा, जाने के बाद ही वो इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। समझ आ गई बात। तो ये जो यहाँ तक एनर्जी की वैल्यू है, इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। हिंदी में बोलते हैं इसको दहली ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, दहली ऊर्जा, ठीक है। इनके पास है कितनी, यहाँ तक की ऊर्जा है, रियल में रिएक्टेंट तक यहीं तक ऊर्जा है, ये इतनी तो ऊर्जा है इनके पास, इतनी है। यहाँ से लेकर यहाँ 0 है एनर्जी की वैल्यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊर्जा है, तभी तो यहाँ से रिएक्टेंट स्टार्ट किया है, इतनी और चाहिए इनको, ठीक है। तो ये इतनी एनर्जी इनके पास है, ये एनर्जी इसे बोलते हैं एवरेज एनर्जी, ठीक है। एवरेज एनर्जी यानी कि औसत ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बोलते हैं, औसत ऊर्जा, ठीक है। इतनी है, यहाँ तक लेके जानी है, कितनी और चाहिए, इतनी और चाहिए, इतनी और चाहिए, यही तो है औसत ऊर्जा। यहाँ तक तो है, इतनी और चाहिए, आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतनी ऊर्जा और चाहिए, तो इसे बोलते हैं सक्रिय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा,
सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब ये जो एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी एनर्जी तो है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये होगी एवरेज एनर्जी, औसत ऊर्जा, ये हो गई कौन सी, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण एनर्जी। यानी कि दहली ऊर्जा किसके बराबर होती है, सक्रियण ऊर्जा प्लस में औसत ऊर्जा के। अब अगर जैसे तैसे करके, यानी इनको इतनी ऊर्जा और चाहिए, अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए इतनी ऊर्जा और चाहिए, अब मैं जैसे तैसे करके इस ऊर्जा की मान को कम कर दूं, इस ऊर्जा के मान को कम कर दूं तो आसानी से बदले जा सकते हैं। जितनी ज़्यादा ऊर्जा की रिक्वायरमेंट हो रही है, जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है, प्रोडक्ट में बदलना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। तो यहाँ करते क्या है, कौन है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वास्तव में इस ग्राफ को ऐसे कर देते हैं, यानी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू इतनी रह जाती है। समझे क्या? अब बताओ, पहले तो थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ तक थी, अब यहाँ तक है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम हो चुकी है, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम हो चुकी है। अब एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम हो चुकी है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आसानी से बदल पाएंगे, क्योंकि इनके पास एवरेज एनर्जी तो है। इनको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ताकि यहाँ तक जाने के बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। अब जितनी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिएगी जितनी ज़्यादा, वो उतनी मुश्किल से कन्वर्ट होंगे, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो प्रोडक्ट में आसानी से कन्वर्ट हो सकते हैं। ये काम करते हैं कौन है, कैटलिस्ट। इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम कौन करते हैं, कैटलिस्ट करते हैं। याद रखना अपना यही है, ऐसे ही एंजाइम काम करते हैं। एंजाइम में जो एक्टिवेशन एनर्जी होते हैं उसको कम करते हैं, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं क्या होता कैसे है। रियल में सबसे पहले जो एंजाइम है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, सबस्ट्रेट के साथ, यानी क्रियाधार के साथ। ये एंजाइम है और एंजाइम किस पे जा काम करता है, क्रियाधार पे करता है। किस पे करता है, क्रियाधार पे, यानी सबस्ट्रेट। ठीक है, जब ये इसके साथ काम करेगा तो वास्तव में यहाँ क्या बन जाएगा, एक दोनों एक यौगिक बना लेंगे, दोनों एक सब्सटेंस फॉर्म कर लेंगे, कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे। और कौन सा बॉन्ड बनेगा, कौन सा कंपाउंड बनेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कि संकुल यौगिक। कौन सा यौगिक बन जाएगा, संकुल यौगिक। बात आ गई क्या समझ में? पहले ई यानी एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ES, ये कन्वर्ट होगा इंटरमीडिएट कंपाउंड में। इंटरमीडिएट कंपाउंड यानी कि मध्यवर्ती में। किस में, मध्यवर्ती में। I मतलब है इंटरमीडिएट। ठीक है, ये संकुल यौगिक था ही। अब ये क्या होगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है ये प्रोडक्ट में बदल जाएगा, अंदर किस में बदल जाएगा, प्रोडक्ट में बदल जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट में बदलने के बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। यानी अपना एंजाइम जैसा था वैसा वैसा अलग हो गया। एक हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ रह गया था, एक और बता देता हूँ। एंजाइम रिएक्ट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं, लेकिन खुद नहीं बदलते, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। कैटलिस्ट हो चाहे एंजाइम हो, वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। बता देता हूँ यहाँ, ये खुद इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। और दूसरा, एंजाइम वर्क कैसे करता है, ये एंजाइम इस रिएक्शन को रेट को फास्ट कैसे कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। अब क्या होता है, दूसरी बात ये, एंजाइम के ऊपर बहुत सारी इस तरह की जगहें होती है, सेंटर होते हैं एंजाइम के ऊपर। इस तरह एंजाइम के ऊपर इस तरह सेंटर होते हैं। ठीक है, और इन सेंटर पे आके कौन जुड़ता है, सबस्ट्रेट आके जुड़ता है। इन सेंटर की वजह से भी एंजाइम रिएक्शन करता है, इस सेंटर की वजह से एंजाइम रिएक्शन करता है। आगे बात समझ में, क्योंकि ये सेंटर जो है एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण ज़्यादा, अधिशोषण कर पाते हैं ये, अवशोषण नहीं सॉरी अधिशोषण। अधिशोषण और अवशोषण में फ़र्क है। अवशोषण यानी कि पूरी पूरी बॉडी ही अंदर कुछ अंदर लेने लग जाए, जैसे मतलब स्पंज है, स्पंज को पानी में डाल दिया तो पूरे स्पंज में पानी भर जाता है, तो वो अवशोषण हो गया। चौक को आप स्याही में डुबो के निकालते हो, बाद में चौक ऐसे तोड़ के देखते हो तो ओनली उसकी स्क्रीन ऊपर वाले भाग पे क्या रहती है, स्याही रहती है, तो वो अधिशोषण हो गया। अधिशोषण बोलते हैं एडजॉर्प्शन, डी है ना, और अवशोषण सॉरी अधिशोषण को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और अवशोषण को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ सबस्ट्रेट का क्या होता है, अधिशोषण होता है। ठीक है, अवशोषण इसका सबस्ट्रेट का क्या होता है, अधिशोषण होता है। अधिशोषण होने की वजह से यहाँ इसके ऊपर आके लग जाते हैं, और लगने की वजह से उसके बाद ये रिएक्शन करते हैं। तो ये सेंटर जो है, ये सेंटर भी यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है,
तो एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है, एब्जॉर्प्शन होता है डिसोशन, एब्जॉर्प्शन भी करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन की वजह से रिएक्शन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये सबस्ट्रेट क्या इसके पास आके जुड़ेगा, उससे सेंटर पे आके जुड़ेगा और ये एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देगा। तो सबसे पहले क्या बनेगा, इन दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। फिर उसने एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी, यहाँ तो ओनली आके जुड़ रहे हैं एक बार, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी से कम करने के बाद एक नया प्रोडक्ट बना, ठीक है, कोई बीच का कंपाउंड बना। अब वो बीच का कंपाउंड किसमें बदला है, प्रोडक्ट में बदला है, और प्रोडक्ट फिर अलग अलग हो गया तो अपना एंजाइम अलग हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, ये मैकेनिज्म कैसे करते हैं, इनका काम क्या होता है पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा, सबसे पहले बोलूँगा कि किसका फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कि एंजाइम क्रियाधार यौगिक का निर्माण, ठीक है। दूसरा फिर क्या हो गया, दूसरा हो गया कि किस में बदलना, इंटरमीडिएट कंपाउंड बदलना। तो कन्वर्जन ऑफ ES या फिर कन्वर्जन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू इंटरमीडिएट कंपाउंड। और उसके बाद क्या है, इंटरमीडिएट कंपाउंड को कैसे बदलना, प्रोडक्ट में बदलना। तो कन्वर्जन ऑफ इंटरमीडिएट एंजाइम इंटरमीडिएट कंपाउंड इनटू प्रोडक्ट, और उसके बाद प्रोडक्ट का उन दोनों क्या होना, सेपरेट हो जाना, यानी कि इन दोनों क्या हो जाना, डिसोसिएशन होना, ब्रेक हो जाना। तो डिसोसिएशन ऑफ एंजाइम एंड प्रोडक्ट, तो ये अपने इनका मैकेनिज्म है, ये जो है वो कंप्लीट होता है। फिर से बताते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एंजाइम इंटरमीडिएट कंपाउंड, एंजाइम प्रोडक्ट हो गया ये, और एंजाइम प्रोडक्ट का डिसोसिएशन हो गया, ठीक है। अब लास्ट अपना टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम। यानी एंजाइम का उपयोग। अब एंजाइम का उपयोग अपने बात कर चुके हैं बार बार कि रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने पढ़ चुके हैं अपने बॉडी के अंदर कैसे ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो एंजाइम जो है वो अपने डाइजेशन की प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है। आप लोगों ने कुछ एंजाइम पढ़े थे, जैसे कि टाइलिन हो गया, माल्टेज हो गया, एमाइलोपेप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया और लाइपेज हो गया। ये सारे एंजाइम जो होते हैं ये डाइजेशन के लिए अलग अलग जगह थे, ठीक है। तो डाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, डाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रोग हैं, अगर उन रोगों को रोकना है तो आपको ये एंजाइम चाहिए, उन रोगों को रोकना है तो ये एंजाइम चाहिए। अगर ऐसे एंजाइम नहीं हुए तो आपको रोग लग जाएंगे। सबसे पहला इसमें है एग्जाम्पल। अब एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम में सबसे ज़्यादा इसका यूज है डाइजेशन में। कहाँ, डाइजेशन में। डाइजेशन में कौन कौन से एंजाइम का यूज़ हो रहा है, बड़े बड़े तौर पर अपने पढ़ चुके हैं, ठीक है। पीछे एंजाइम पढ़े थे सारे अलग अलग, 7 एंजाइम जो पढ़े थे। अब इसके अंदर सबसे पहला अपना एंजाइम है, अरे यार सही खत्म हो गई, ट्रायोसिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, ट्रायोसिनेज एंजाइम। थोड़ी सी क्लास भी रही है, 1-2 चीज़ रही है, काम चल जाए तो ठीक है। ट्रायोसिनेज एंजाइम से कौन सा रोग होता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, कमी यानी डेफिशिएंसी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए तो एल्बिनिज्म हो जाता है। क्या, कौन सा रोग हो जाता है, एल्बिनिज्म रोग, ठीक है। अगर आपको इस एल्बिनिज्म रोग को रोकना है, अगर आपको इस एल्बिनिज्म रोग को रोकना है तो आपको इस रोग को रोकने के लिए आपको ट्रायोसिनेज एंजाइम चाहिए। तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है क्या, कि ट्रायोसिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है, द डेफिशिएंसी विच ऑकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ट्रायोसिनेज एंजाइम, एल्बिनिज्म। अब ये सर एल्बिनिज्म रोग होता क्या है, देखो एल्बिनिज्म रोग के अंदर, हिंदी में भी एल्बिनिज्म यही है, ठीक है। एल्बिनिज्म के अंदर इंसान सफ़ेद हो जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे मान लो कि कुछ ऐसे मतलब जो अपने आईब्रोज होते हैं ना वो भी सफ़ेद, बांपण तक सफ़ेद हो जाते हैं। बांपण बोलते हैं ना अपनी देसी भाषा में, तो वो बांपण तक सफ़ेद हो जाते हैं, आईब्रो सफ़ेद हो जाते हैं, मतलब कि बाल सफ़ेद हो जाना, दाढ़ी मूंछें सफ़ेद हो जानी, और जो स्किन है उसका कलर थोड़ा सा ऐसे पिंकिश हो जाना, और मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कोई कह रहा है ना वो अंग्रेज, तो उस टाइप का इंसान हो जाता है, ठीक है। ये एल्बिनिज्म। तो इस रोग से बचने के लिए भद्दा लगता है, आप सोच रहे होंगे पिंक पिंक अच्छा लग रहा होगा, नहीं नहीं, वो पिंक वाली बात नहीं है। ये पिंक कलर तो बस है ना, एक सही है कि जो गर्ल्स लोग हैं इनको रियल में पिंक कलर ज़्यादा पसंद आता है। वो एक जोक भी तो है, ये तो शुक्र बनाओ कि जो टैबलेट आती है वो अलग अलग कलर नहीं आता,
वरना वहाँ भी जो गर्ल्स होती है वो ऐसे जाके बोलते हैं ना कि सर कि मेडिकल वाले को भैया पिंक वाली दे दो, पिंक वाली फ्लेक्सोन दे दो, या पिंक वाली एजिथ्रोमाइसिन दे दो, ऐसे। तो अच्छी बात है, ये इतना नहीं है। तो वो पिंक कलर के लेने को अच्छा लगता है, लेकिन ये रोग के अंदर बहुत ख़राब लगता है, डिजीज़ के अंदर मतलब परेशानी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है अपना इसी तरह का एक और एंजाइम है अपना। ठीक है, इस एंजाइम की वजह से भी अपने क्या हो जाती है, अलग अलग तरह के रोग हो जाते हैं। जैसे कि एंजाइम का नाम है अपना स्ट्रेप्टोकाइनेज। कौन सा एंजाइम है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। हिंदी में भी लिख देता हूँ, स्ट्रेप्टोकाइनेज। सर इस रोग से क्या होता है? दरअसल ये संबंधित है हार्ट डिजीज़ से, हार्ट डिजीज़ से यानी हृदय रोग से। इसमें क्या बन जाते हैं? क्लोटिंग बन जाती है। कहाँ? ब्लड वेसल्स में। कहाँ बन जाती है? ब्लड वेसल्स में। क्या बन जाती है? इसमें क्या नाम बोलते हैं? ब्लड में। ब्लड में क्या हो जाती है? अपने क्या बोलते हैं इसको? क्लोटिंग। क्लोटिंग मतलब कि कुछ ऐसे मतलब रक्त का थक्का बन जाना, यानी कि जो आरबीसी जो होती है ना, वो वहाँ से सेपरेट होके, वो वहाँ से अलग होके ब्लड से, या ब्लड में रहती है लेकिन ब्लड के अंदर ही थोड़ा थोड़ा आरबीसी एक दूसरे से मिलती जाती है और एक क्लोट बना लेती है। एक क्या बना लेती है? क्लोट बना लेती है। इस क्लोट को बनाने के बाद, उस क्लोट को बनाने के बाद ऐसे वो क्या होगा फिर? वो जैसे कि ये वेन है या फिर आर्टरी है या ब्लड वेसल्स कह दो सीधा ही। ठीक है, इसके अंदर अब ये यहाँ क्या आ गया? ब्लड क्लोट बन गया। अब ब्लड ये क्लोट बन गया तो इस पहले तो ब्लड ऐसे सीधा पास हो रहा था, लेकिन अब ब्लड को ऐसे पास होना पड़ेगा। ठीक है, अब पीछे से तो इतना ब्लड आ रहा है, आगे भी इतनी जगह है, लेकिन यहाँ जगह कम है, तो हार्ट क्या सोचेगा? इसको निकालने के लिए थोड़ा जोर लगाएगा। अगर ज़्यादा जोर लगा दिया तो काम हो गया हार्ट का। ठीक है, तो इसी वजह से ये स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है ना, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है ये क्लोटिंग को या क्लोट को, ब्लड का जो क्लोट बनता है उस क्लोट को डिजोल्व करा देता है, घोल देता है। डिजोल्व करा देना है, घोल देता है किसमें? रक्त में घोल देता है, जिसकी वजह से ये क्लोटिंग नहीं होती। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज हेल्प करता है किसके अंदर? हार्ट डिजीज़ के अंदर हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? एक्चुअली इट डिजोल्व ऑल द क्लॉट्स इन ब्लड वेसल्स ड्यू टू विच हार्ट इज नॉट प्रेशर्ड। ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता, ज़्यादा ये काम करने के लिए बाध्य नहीं होता, इस वजह से इस तरह स्ट्रेप्टोकाइनेज हेल्प करता है। तो सर इनका इलाज क्या है? इलाज कुछ नहीं है, खाने के साथ बाहर से चाहिए, भोजन के साथ। सर तो ट्रायोसिनेज या फिर स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम होता किस में है? आप अलग अलग तरह के प्रोटीन वाले सामान खाओ और उन्हीं प्रोटीन से क्या बन जाएंगे? एंजाइम बन जाएंगे। बस आप अच्छी अच्छी चीज़ें खाते रहो। अब अलग से मैं आपको कह दूं कि आप कीवी खाओ। कीवी मालूम है क्या मार्केट में क्या रेट रखे हैं? 70 रुपये की एक कीवी आती है, इतना सा अमीरों का चिक्कू है ये तो। और कोई बेचारा ऐसे कोई सोच रहा है, कोई मतलब मान लो कि कुछ और समस्या हो, उसको लगे एल्बिनिज्म ना हो जाए, वो कीवी खाना स्टार्ट कर दे, तो एल्बिनिज्म उसके घर वालों को हो जाएगा, उसको नहीं होगा तो एल्बिनिज्म उसके घर वालों को हो जाएगा। क्योंकि 70 रुपये की कीवी कितने दिन ला के देंगे? मौसमी हो रखी है, मौसमी जिसको बोलते हैं, 120-130 रुपये किलो। वो एल्बिनिज्म इससे अच्छा है हो जाए तो भी ठीक है, क्योंकि बर्बादी है पैसों की। तो याद रखना, फल फ्रूट जो खाए जाते हैं वो मौसम के आधार पर खाए जाते हैं। जैसे केलों का मौसम हो तो केले खाओ। अब जैसे आम जो है वो ज़्यादा सस्ते हो जाएंगे, वो हरे रंग वाले आम सस्ते हो जाएंगे, उन आम को दब के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब आम की सीज़न जाए तो आम को छोड़ दो, सेब सस्ते हो सेब खाओ, जनवरी के दिनों में अनार सस्ते होते हैं तो अनार खाओ। ऐसे नहीं कि मतलब नहीं सर हम स्ट्रॉबेरी खाएंगे, एक्चुअली आई लाइक स्ट्रॉबेरी सर, तो ऐसे फिर है ना एल्बिनिज्म घर वालों को हो जाएगा, पक्का मानो। तो इसका ध्यान रखना। ये एंजाइम वगैरह है, एंजाइम का अपना आज का वर्क कंप्लीट हो गया, एंजाइम सारा का सारा कंप्लीट हो गया। किसी को इश्यू हो इसके अंदर तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। और सेकंड, हाँ, क्लास को भी शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अच्छी बात है आपके लिए। ये अगर लाइव कर रहे हो तो कितना मज़ा आता, पढ़ाने में मज़ा आता, आपको पढ़ने में मज़ा आता, लेकिन नहीं, चलो कोई बात नहीं, जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से जल्दी लाइव स्टार्ट कीजिए, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। अपने जो है वो 910 सब्सक्रिप्शन हो चुके हैं, 90 के रहे हैं, अब तो आप लोगों के हाथ में है, जल्दी दबा के शेयर करो। अब कोई कहता है सर वो ऐसे कह रहा है कि सर हम क्लास लेते नहीं, क्या करेंगे सर? अरे क्लास ले चाहे ना ले, वीडियो देखे चाहे ना देखे, अपने कोई इश्यू नहीं है, बस एक बार सब्सक्राइब करवाओ। 1000 सब्सक्राइब होने के बाद अपना काम हो जाएगा। अपने क्या है, लाइव क्लास लगाने लग जाएंगे। आगे वाले ना देखे तो अपने क्या दिक्कत है, बस अपने सब्सक्रिप्शन हो जाएँ, सबसे अच्छी बात यही है। ठीक है, तो कोई देखे चाहे ना देखे, बस अपने सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर दिया करो भाई,
इसके बाद मिलेंगे आगे वाली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।